हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ दीपक ठाकुर और आज हमारे इस सीरीज़ में दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रिम्स के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए सीरीज़ बनाई गई है। और जो भी टॉपिक्स हम कवर अप कर रहे हैं इस साल के 2021 के एग्जामिनेशन को टारगेट करके कवर अप कर रहे हैं। बट अदरवाइज ऑल्सो ये सभी जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमी के इस सेक्शन में, दे आर गोइंग टू बी यूजफुल एंड पर्पसफुल फॉर यू फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन, वेदर इस साल एग्जाम देते हो या नेक्स्ट ईयर आप हिमाचल प्रदेश का एग्जामिनेशन देते हो फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से हमने पहले टेबल डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने देखा था हर बार 2 या 3 क्वेश्चन तो आते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस कॉम्पोनेंट से। तो इस कॉम्पोनेंट को हम बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज सिंस लास्ट ईयर आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि पब्लिकली भी बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशंस हुए हैं। तो इस डायमेंशन से भी हमने इस टॉपिक को कवर अप करना है और उन सारे डिस्कशन से, उन सारे डिबेट से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, उनको भी हम कवर अप करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम हमारे लेक्चर में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बार ओवरव्यू लेंगे बिकॉज एग्रीकल्चर को एज जनरल आइडिया हमको समझना है कि एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, एग्रीकल्चर अभी इंडिया में क्या हैसियत रखता है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, उस डायमेंशन से बात करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस एंड फिर एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी समझेंगे कि कैसे ओवर द ईयर्स ये सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है इंडियन इकॉनमी को भी, और हिमाचल की इकॉनमी में भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उस एंगल से भी हमने इसे कवर अप करना है। इसके साथ साथ काफ़ी पोर्शन हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। जब हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकॉनमी कर रहे थे तो हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी कुछ बात की थी, चाहे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की बात हो या फिर हमने जो प्लानिंग का टॉपिक किया था तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्लानिंग जो है प्लानिंग करते हुए इंडियन गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है बिकॉज एग्रीकल्चर जो है आपको सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह इंडिया में नहीं देखा जाता, इसे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की तरह देखा जाता है बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज़ का जो निर्भरता है फॉर देयर अपनी निर्भरता जो उनके घर चलाने के लिए वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ पूरे देश की जो पेट पालने की जो जिम्मेवारी है वो भी इस एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही आती है। सो इस करके इस सेक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है और हमने काफ़ी कुछ कवर अप किया था एंड वी अकॉर्डिंगली आज हम कुछ और भी आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड रिफॉर्म को भी हम डिस्कस करेंगे कि लैंड रिफॉर्म ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है आपके एग्रीकल्चर को फर्दर रिफॉर्म करने में और एग्रीकल्चर की एडवांसमेंट में ये डिस्कस करेंगे और कैसे ये सारे फैक्टर्स आपके फाइनली इंडिया में एक बम्पर फसल जिसे बोलते हैं, लगातार बम्पर फसल जिसको इंडिया में होनी शुरू हुई, उस टाइम पीरियड को भी डिस्कस करेंगे। 1960s का ये समय था जब इंडिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था एक कंट्री से जो कि अलग अलग कंट्री से अपने खाने के लिए जो है अनाज मंगा रहा था, उससे इंडिया ट्रांसफॉर्म होकर एक ऐसा कंट्री बन गया जो अब एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको एक वर्ड शायद आप लोगों ने सुना हो, PL 480। ये बहुत ही आप कह सकते हो इस शब्द से बहुत बड़ी कहानियाँ, इस टर्म से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और इंडिया के एग्रीकल्चर और इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ ये वर्ड बोलता है। ये एक ऐसी स्कीम थी यूएस गवर्नमेंट की जिसके अंदर वो उन कंट्रीज़ को अनाज प्रोवाइड किया करते थे जो अपने आप में सक्षम नहीं है या पॉवर्टी से जूझ रही हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही और अपने लोगों की जो है खाने की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही। तो ये एक यूएस स्कीम थी फॉर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ कि उनको सस्टेनेबिलिटी या फिर उनको एटलीस्ट लाइवलीहुड की कमी ना है। तो एक कंट्री जिसको आप कह सकते हो एक तरफ से दूसरी यूएस जैसी कंट्री का एहसान लेना पड़ रहा था इस स्कीम के द्वारा, उस एहसान से हम कैसे उभर कर आज एक ऐसी कंट्री बन चुके हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना सिर्फ एक्सपोर्ट करता है बट क्वालिटी गुड्स एक्सपोर्ट करता है एंड ऑल ओवर इन गुड्स की डिमांड भी रहती है एंड अकॉर्डिंगली हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो ही चुके हैं कि अपने लोगों का पेट तो हम अच्छे से भर सकते हैं एंड न्यूट्रिशियस फूड भी हम प्रोवाइड करने की आप कह सकते हो अब टारगेट हमें है कि हम न्यूट्रिशियस फूड जो है प्रोवाइड कर सके अपने लोगों के। तो ये क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम फूड सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट डिस्कस करेंगे एंड फूड प्रोसेसिंग एंड फूड मैनेजमेंट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों तक खाने की अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और
एसेसिबिलिटी ये सुनिश्चित करते हो। तो ये क्या होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन सबसे हॉट टॉपिक जो अभी चल रहा है दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या रिफॉर्म्स किए हैं, इस सब की भी हम इस लेक्चर में आज बात करने वाले हैं। लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो आपको पूरा ध्यान से समझना है इस लेक्चर को। एंड हर एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पीपीटी का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और उस टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जो है इस लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंडिया के। ये हमने एवोल्यूशन तो देख लिया था कि कैसे हमने इंडिपेंडेंस के बाद जब प्लानिंग शुरू किया तो हमने एग्रीकल्चर को साथ में एक तरफ हमने एक कंधे पे एग्रीकल्चर को रखा और दूसरे कंधे पे हमने इंडस्ट्री को रखा और दोनों को साथ साथ चलाने की हमारी कोशिश थी। बट कई बार हमें एक कंधे से एग्रीकल्चर को उठाकर अपने सर पर भी रखना पड़ा, बिकॉज कई बार हमारी प्रायोरिटी थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो इसी प्रायोरिटी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। उन स्टेप्स के स्वरूप में उस स्टेप्स के रिजल्ट में हम देखेंगे इंडिया अपने आप को एक जैसे मैंने बोला कि अपने आप को स्थापित कर सका एक ऐसी कंट्री में जो एग्रीकल्चर में ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट रही बट एक्सपोर्ट भी करने लगी। बट उन टॉपिक्स में चलूँ आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक कह लो या एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जिस स्ट्रक्चर से आप एग्रीकल्चर के इस सेक्टर को अच्छे से इसके हर एक बारीकी को भी समझोगे और इससे जुड़ी स्कीम्स, बिकॉज एग्जाम में बहुत आती है, उस स्कीम्स को भी समझोगे। देखो आपने एक लाइन बनानी है, उस लाइन में आपने शुरू करना है कहाँ से, उस ज़मीन के हिस्से से जहाँ पर खेती की जा सकती है। ठीक है, एग्रीकल्चर का बिल्कुल बेसिक पार्ट, अगर आपने खेती करनी है तो कहाँ से शुरू करोगे, ज़मीन से। तो उस ज़मीन से लेकर आपके खाने की प्लेट तक वो जब अनाज आता है उसके बीच में जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आप कर लो कैटेगराइज। ठीक है, जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल के लिए आपके लिए कैटेगराइजेशन किया है। ये कैटेगराइजेशन अगर आप समझ गए तो आपका आधा काम एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता होगा कि कौन से एंगल से आ रहा है और उसका कैसे आंसर किया जाए। देखो सबसे पहले आपने देखना है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, क्योंकि ये सारी बात जो है लैंड से शुरू होगी, तो आप सबसे पहले वो वाली स्कीम्स या वो वाले टॉपिक्स या वो पॉइंट्स पे फोकस करो जो आपको लैंड से एसोसिएटेड लगते हैं। जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड। अब सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, ये ज़मीन की उर्वरकता और ज़मीन की गुणवत्ता देखने का एक तरीका है। इट इज़ अबाउट टू प्रोफाइल द एग्रीकल्चर फर्टिलिटी, द लैंड्स फर्टिलिटी एंड लैंड्स न्यूट्रिशियस वैल्यूज एंड ऑल। ठीक है, तो हम इस सॉइल हेल्थ कार्ड से ये चीज़ गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की ताकि हम जान सकें कि कौन से खेत में क्या उपज उगाने से आपको ज़्यादा जो है प्रोडक्शन मिल सकती है। तो ये लैंड से जुड़ी हुई बात होगी। ऐसी और एग्जांपल अगर हम लें, सो आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग अगेन इट इज़ अ स्टाइल ऑफ फार्मिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग जहाँ पर आप केमिकल्स का यूज़ नहीं करते। मैं नहीं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ऑर्गेनिक अगर आप किसी चीज़ को कहलाना चाहते हो तो वहाँ पे किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र का, नेचुरल फर्टिलाइज़र या आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का हम यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आपका काऊ डंग भी आ जाता है। ठीक है, आपका इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स में हम जो है नीम के पत्ती से बना हुआ या फिर इसी तरह से और प्लांट से बने हुए, हर्ब से बने हुए इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो जो ऑर्गेनिकली अवेलेबल है, नेचुरली अवेलेबल है, उनको तो आप यूज़ कर सकते हैं। केमिकली जो चीज़ें हैं उनको नहीं करते। सो ये आपका लैंड से एसोसिएटेड आ गया। ऐसी अगर और भी एसोसिएशन हम बनाए तो आपके पास GM क्रॉप, जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं, ये भी आपका एक टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लैंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगेन आपके पास अब स्कीम्स की अगर बात करें, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी बखूबी जो है इम्प्लीमेंट किया है स्टेट में। हिमाचल प्रदेश में मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ऐसे ही आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी प्राइम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री के नाम से स्कीम है, दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्कीम्स जो है स्पेसिफिकली कवर अप करनी है। और जो टॉपिक मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर भी ये टॉपिक छूटे हुए हैं तो इनको कवर अप कर लेना, बिकॉज एग्रीकल्चर से ये टॉपिक आपको बहुत ज़रूरी है कवर अप करने, एग्जाम में आएंगे आपको। तो एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स में ये टॉपिक आपको डेफिनेटली करने चाहिए। हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन द क्लास इटसेल्फ, एंड इसके पार्ट आपको हैंड आउट भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर ही, जहाँ पर आप फर्दर टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो और खुद से भी कोशिश करो, बिकॉज एग्जाम बहुत पास आ चुका है। तो ये टॉपिक आपके ना रह जाएं, इस पर भी आपने ध्यान देना है। अब देखो लैंड आपके पास आ गया,
लेकिन उस लैंड से खेती तब तक नहीं हो सकती जब तक किसान अपना हल लेकर उस खेत में ना उतरे। ठीक है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में कहें कि अपना ट्रैक्टर लेके, अपने टूल्स लेके जब तक वहाँ नहीं उतरता तब तक आप किसी भी खेत से उपज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि किसान से एसोसिएटेड कौन कौन से स्कीम्स हैं, कॉन्सेप्ट जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात, किसान इस खेत में जाके खेती करे, उसके लिए सबसे पहली बात उसको जो सुनिश्चित करना है आपको, वो ये कि क्या उसको ये काम करके, ये खेती जो वो उपज उगाने जा रहा है खेत में, उसके सुनिश्चित दाम मिलेंगे। Will he will get the beneficial or equivalent remunerations out of it, that he will be able to gain some profit from this activity or not। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है। तो एमएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले, तो आपको बड़े ध्यान से लेक्चर को देखना है। आज के टॉपिक सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने कवर कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किए हैं तो भी, और कर लिए तब भी आपको ये लेक्चर्स देखना है, बिकॉज कई सारी चीज़ें आपकी हो सकता है मिस हो रही हो। देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी न्यूज़ में था, इसको भी हमने डिटेल में कवर अप करना, बिकॉज 1.5 साल से ये न्यूज़ में बना हुआ है। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के बाद, जब से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, स्पेसिफिकली इसलिए कि गवर्नमेंट ने अब छूट दे दी है कि फार्मर जो है डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी प्रोड्यूसर के साथ, या फिर किसी भी प्रोसेसिंग प्लांट के साथ, या किसी भी कंपनी के साथ, ताकि डायरेक्टली करार हो जाए एंड फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिल सके। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फार्मर को कितना इससे बेनिफिट मिलने वाला है, बट क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस में नहीं जाएंगे, हम उन्हीं पॉइंट्स पे रहेंगे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो फार्मर से एसोसिएटेड एक और स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये जो फसल बीमा योजना है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, दैट इज़ कि आप फार्मर को ये अश्योरेंस भी दो साथ में कि अगर उसकी फसल किसी भी वजह से ख़राब हो गई तो उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी वो नुकसान उठा लेगी और वो अपने आप को कर्ज में डूबने से बचा लेगा। ठीक है, तो ये स्कीम है, ये भी हम कवर अप करेंगे, बट ये जो स्कीम्स इन डिटेल है ये आपको हैंडआउट से मैं कवर अप करवाऊंगा, बिकॉज फैक्चुअल चीज़ें क्लास में करके कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा हमें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सारी स्कीम्स हैं ये आपका डायरेक्टली आप हैंडआउट से कवर अप कर सकते हो। क्लास का हम जो पर्पज़ रखेंगे वो एनालिटिकल या जो समझाने वाली चीज़ें उन पर रखेंगे। तो वहाँ पे कोई डाउट आए तो चैट बॉक्स में मेंशन करते रहिएगा, या बाद में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपका चैट बॉक्स में या फिर कमेंट्स में लिख दीजिएगा बाद में इस वीडियो के, ताकि मैं उन कमेंट को देख लूँ और नेक्स्ट टाइम वो वीडियो आंसर आपको आपके लेक्चर में कर दूँ। ठीक है, तो ऐसे ही हम पीएम किसान स्कीम, ये आपकी अभी 2 साल हो गए इसको इम्प्लीमेंट हुए, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन अब लैंड आ गया, फार्मर आ गया, अब फार्मर ने उपज कर ली है, फार्मर ने कल्टीवेशन कर लिया है अपनी क्रॉप का, तो अब उसे कहाँ जाना है, अब उसे मंडी में जाना है। ठीक है, चाहे वो सेब उगाए, चाहे वो कीवी उगाए, या किसी भी तरह का और फ्रूट भी उगाए, वेजिटेबल उगाए, या फिर अदरवाइज राइस या वीट उगाए, अल्टीमेटली ये सब अनाज कहाँ जाना है, मंडियों में जाना है। ठीक है, तो कहीं पर आपकी फ्रूट मंडी होगी, फल की मंडी होगी, कहीं पर आपके हिमाचल में तो डेडिकेटली सेब की मंडियाँ अलग से होती हैं, एंड ऐसे ही आपके पास जो जनरल मंडियाँ होंगी वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पर आप फाइनली ये जो अनाज लेके जाओगे तो वो उसे कहते हैं हम फूड मैनेजमेंट एंड फूड सिक्योर, वो आपका फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड आपको जो स्कीम्स हैं उसको अलग से कैटेगराइज करना है, जहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप फूड प्रोसेसिंग की बात करो तो बात आ जाती है कि मंडी में उसे कैसे आप पहुँचाओगे, इन बिटवीन पैकेजिंग का पूरा प्रोसेस आता है। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या स्कीम से आपको हेल्प कर सकती है वो हमें डिस्कस करना है। एंड जब मैनेजमेंट की आप बात करते हो तो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे फूड की उपज हो गई, लेकिन अब उसे खरीदने से लेके, गवर्नमेंट खरीदे या प्राइवेट पार्टीज़ खरीदे, उसे खरीदने से लेके मंडियों तक पहुंचाने तक, और मंडियों से उसे उठाकर लोगों के घरों तक पहुंचाने तक, ये पूरा मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अब मैनेजमेंट में ये भी बात आती है कि कुछ लोग इस खाने को अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो डायरेक्टली जो मंडी या मार्केट का प्रोसेस है उससे ये खरीद लेंगे कि अनाज मंडी में पहुंचा, मंडी से जो ट्रेडर ने खरीदा, ट्रेडर ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, और डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे शॉप्स पे, रिटेल शॉप से पहुंचा दिया।
ठीक है, बिकॉज ये जो चेन है इसमें हर एक का कमीशन रहेगा, हर एक का बेनिफिट रहेगा, हर एक का प्रॉफिट रहेगा, और फाइनली जो कंज्यूमर पे करेगा वो इतनी हिम्मत या हैसियत रखता है कि वो इसे परचेज कर सके। तो ये तो हुआ एक टाइप का कंज्यूमर। लेकिन ऐसे ही दूसरे टाइप का एक कंज्यूमर है जो हर एक चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी इतनी आप हैसियत वर्ड यूज़ करो या फिर उसकी कैपेबिलिटी का वर्ड यूज़ करो, ही इज़ बेसिकली नॉट एबल टू अफोर्ड दोज थिंग्स। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट का, मैनेजमेंट का रोल क्या है कि गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर कि कोई भी खाली पेट ना सोए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरी स्कीम लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मेन उद्देश्य क्या है? दैट इज ऑल अबाउट टू प्रोवाइड कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में खाली पेट ना सोए। तो ये स्कीम जो है एक वास्ट लेवल पे पॉपुलेशन कवर अप करती है, और अगर मैं परसेंटेज के सेंस में बात करूं तो ये 67% के आसपास जो पॉपुलेशन है उसको कवर अप करने का काम करती है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। पूरा का पूरा इसके लिए यूपीए गवर्नमेंट ने अपने टाइम पे पूरा का पूरा एक्ट लेके आई थी, और उन्होंने ये भी सोचा था कि इस एक्ट से हो सकता है वो वापसी कर जाएं सरकार में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमें पता है 2014 में सरकार बदल गई। एंड इसी के साथ इससे एसोसिएटेड कुछ कमेटीज़ भी हैं, वो कमेटी भी एग्ज़ाम में आती हैं। देखो, हर एक सेक्टर से एसोसिएटेड जो भी कमेटी होंगी ना वो आपने कवर अप करनी है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही एक शांता कुमार कमेटी है, एंड देन इससे एसोसिएटेड कुछ और भी कमेटीज हैं, वो आपको अभी लेक्चर में हम कवर अप करते चलेंगे। देन संपदा स्कीम है जो कि आपकी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, कि वो आपको फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की गवर्नमेंट की स्कीम है कि रीजन में जहाँ पे जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है उसको अकॉर्डिंगली वो वो प्लांट वहाँ पे लगा सके, ताकि उसे उस कमोडिटी को प्रोसेस करके मार्केट तक पहुँचाया जा सके, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक इंडिया की मार्केट हो या फिर आपका एक्सपोर्ट या फिर फॉरेन मार्केट हो। ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए जाते हैं इस स्कीम के द्वारा। अब आपने लैंड देख लिया, फार्मर से एसोसिएटेड जो पॉइंट्स है वो देख लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं द फूड मैनेजमेंट, हमने पार्ट कवर अप किया। अब फूड मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग के बाद अभी अल्टीमेटली कहाँ पहुँच रहा है ये सारा सामान? ये मार्केट में पहुँच रहा है। अब जब ये मार्केट में पहुँचेगा तो मार्केट का अपना तरीका है काम करने का, और इस मार्केट को रेगुलेट करने का गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कानून जो हैं उनमें से आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और इसी को लेके गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। तो इसे हमें डिटेल में कवर अप करना है, बिकॉज ताकि हम समझ सकें कि ये होता क्या है, कैसे काम करती हैं ये एपीएमसी मंडी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एपीएमसी। तो ये एपीएमसी मंडियाँ काम कैसे करती हैं ये हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है, बिकॉज अभी पूरे 1.5 साल 2 साल से इतना अच्छे से इसको डिबेट किया गया है कि हर एक को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो है, और एग्जामिनर फिर आपसे चाहेगा कि आप आम जो पॉपुलेशन है, आम जो सिटीज़न है, उससे आपको कुछ ज़्यादा ही पता हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए उनसे, तो इसे हम इसलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऐसे ही गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करती है, और कैसे ये फार्मर को एक सुविधा और सेलर और बायर्स को भी एक सुविधा देने का काम करने वाले, तो इसको भी हमने डिस्कस करना है। देन अब देखो, मार्केट तक चीज़ आ गई है, तो मार्केट से बस आपके घर तक लेके आना है, आपके घर के रसोई तक सामान पहुंचाना है। तो इसमें भी कुछ एसोसिएटेड पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि एक टर्म आई थी गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें इस प्रोसेस को नाम दिया गया था थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो, जो कि लैंड्स फार्मर फूड प्रोसेसिंग मार्केटिंग से होता हुआ अब शॉप्स तक पहुंचा है, और इस अनाज को अब आपने लोगों की किचन तक पहुंचाना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी का नाम उन्होंने दिया थालीनॉमिक्स। अब कई बार ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको इकोनॉमी सेक्शन से, तो आपको सिंपली ये पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग थालीनॉमिक्स। तो एक जगह आपको कुछ भी दे सकते हैं, दैट इट इज रिलेटेड with the inflation, it was related with the food security, it is related with something, but ultimately you need to see the option जो आपका सबसे ज़्यादा क्लोज होगा किसके, कि it involves the whole of the process of from land to the final
फाइनल डिलीवरी ऑफ द फूड आइटम्स टू द कंज्यूमर। तो ऐसा कुछ आपको देखना है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे खास बात जो है इस कंपोनेंट की, द प्लेट वाला जो कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें यह है कि आपके एक इंडिविजुअल के लिए इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे आती है कि वो क्या इसे खरीद पा रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपके 3 A's की हम बात कर रहे थे वो यहीं पर आएगी कि क्या वो इसको अफोर्ड कर पा रहा है, तो अफोर्डेबिलिटी वाली बात आएगी। देन हम इसी में बात करेंगे कि अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो क्या उसके शहर में, उसके नज़दीकी किराना शॉप में इसकी अवेलेबिलिटी भी है, किराना शॉप में, या फिर गवर्नमेंट के जो राशन कार्ड स्कीम होती है, पीडीएस स्कीम, उसके थ्रू ये एसेसिबिलिटी है कि नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा, तो एसेस है कि नहीं। एंड ऐसे ही अगर अफोर्डेबिलिटी है, एसेसिबिलिटी है, तो क्या अवेलेबिलिटी भी बनी हुई है कि इतनी मात्रा में वो अनाज वहाँ पे है कि नहीं, ये भी हमने सब डिस्कस करना है। तो दिस विल बी द अब यही काम आपको करना है। आपको हर एक स्कीम को, अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया, हर एक स्कीम को आप देखो कि कहाँ पे फिट हो सकती है। अभी जब स्ट्रक्चर बना लोगे तो एग्रीकल्चर के इस पूरे टॉपिक को करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज एग्जाम में, जैसे मैंने बोला, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार आते हैं। सो इसको आप इजीली कर पाओ, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्लियर हो एग्रीकल्चर के सेक्टर का, बिकॉज इसकी बहुत सारी आप जो है ब्रांचेस निकलते हैं। ये ऐसा पेड़ है जिसकी बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं, चाहे आप हॉर्टिकल्चर की बात करो, चाहे आप इसको जोड़ लो फूड सिक्योरिटी से, जैसे मैंने जोड़ा अभी, चाहे आप इसको नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ लो। कैसे कि अगर कहीं पे अनाज बहुत है और कहीं पे नहीं है, तो जहाँ पे नहीं है वो डिप्राइव्ड फील करेंगे, और जो डिप्राइव्ड फील करेंगे, हमने पहले के लेक्चर में देखा था, वहाँ पे इनइक्वालिटी वाला फील आ जाएगा, और जिनको इनइक्वालिटी का फील आएगा वो इनसिक्योर होते हैं, और जो इनसिक्योर होगा उसको मैनिपुलेट करना और ही आसान है। और हमने देखा कि छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड एरिया में जो ट्राइबल्स हैं उनको काफ़ी इजीली मैनिपुलेट कर लिया जाता है बाय मॉइस्ट, या फिर आपके जो माओवादी हैं वो नेता इनको बड़े आराम से मैनिपुलेट करते हैं और भड़काते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो हथियार उठाएं। तो ये आपको कहीं से भी आप इस एग्रीकल्चर सेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर, इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है जी, चलो अब हम बात करेंगे आपके स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की। अब सबसे पहले हम, क्योंकि ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस रही, आपका मैंने आपको टेबल भी दिया था 5 ईयर प्लान्स का, कि हमने 5 ईयर प्लान में टारगेट किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने को, और उसने हमें आपका 1966 में जो है एक इंडिया को एक बूस्ट मिलना शुरू हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, और प्रोडक्शन जो है काफ़ी एकदम से काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो हमने देखा, तो यहीं से हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि अब आपके पास एक गवर्नमेंट के एफर्ट लग रहे हैं, गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट लगाए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई। तो वो क्या फैक्टर थे, और अल्टीमेटली इन सारे फैक्टर्स के एफर्ट की वजह से एग्रीकल्चर को क्या बूस्ट मिला, और जिसको फाइनली हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बोला। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आखिरकार था क्या, कैसे ये अचीव किया गया, और इससे हमें क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ये भी हम कवर करेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपको आता है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट लगाने शुरू किए 1960s से ही, चाहे वो लोगों को लोन देने की बात हो कि आप लोगों को इजी एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कीजिए ताकि उनको साहूकारों के चंगुल से एक तो मुक्ति मिलेगी, और दूसरा उनके पास पैसा होगा अगर बैंक के थ्रू प्रॉपर आया हुआ, तो उस पैसे को अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, तो हर एक चीज़ उनको खेती में अपना जो है हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पैसा उनके हाथ में आएगा तो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर से ऊपर अगर खेती करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन निकल सकती है, ठीक है, क्योंकि कम एफर्ट लगेगा एंड ज़्यादा एरिया कवर हो सकता है, एंड ऐसे ही ट्यूबवेल लगा के आप इरीगेशन कर सकते हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने पहला काम क्या किया कि आपको लो इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन देने शुरू किया, पहला काम। दूसरा काम गवर्नमेंट ने क्या किया, दैट सी साइंटिफिक साइड पे भी काम करना शुरू किया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कि ये यूनिवर्सिटीज़ अब रिसर्च करेंगी नए वैरायटी ऑफ सीड पर कि हम कौन से बीज लगाएं जिससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल सके। और ये सारी प्लानिंग करने के पीछे इंडिया ने कुछ वर्ल्ड रिनोन्ड पर्सनैलिटीज़ को ही बुलाया, जैसे कि प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को अमेरिका से बुलाया गया कि आइए, आपकी हमें मदद की ज़रूरत है, और हमने सुना है कि आपने बहुत सी कंट्रीज़ को उनकी इस एग्रीकल्चर की समस्या से निजात दिलाया है। साउथ अमेरिका वाज अ ग्रेट एग्जांपल बाय दैट टाइम, कि जहाँ पे इस अमेरिकन
एग्रोलॉजिस्ट जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उन कंट्रीज़ में भी जो फूड की समस्या थी वो दूर हुई, प्रोडक्शन बढ़ी। तो इनकी इतनी जिसे बोलते हैं ख्याति हिंदी में वर्ड, कि इतने पॉपुलर थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी और बुलाया इंडिया में कि आप भी हमारे लिए भी काम करके दिखाइए। एंड बाय दैट टाइम ही हैज़ एक्सपोजर टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंगली सो इनके एफर्ट लगे, इसी करके इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इंडिया में। ये भी कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है, तो इनको इसीलिए हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, बिकॉज बीइंग एग्रोलॉजिस्ट इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर काफ़ी सारे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पे एंड यू कैन से योर योर स्पेसिफिकली स्किल्स पे काम किया, या फिर स्पेसिफिकली सॉइल की क्वालिटी पे, देन बीज किस तरह से लगाया जाए, पूरी रिसर्च इन्होंने काफ़ी जगह की और काफ़ी ज़रा एक्सपेरिमेंट किए, उससे बहुत कुछ सीखी और इंडिया में उन चीज़ों को फिर अप्लाई किया गया और जिसका इंडिया को बहुत बेनिफिट मिला। और इसी करके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट श्रेय भी देते हैं इनको इंडिया की एग्रीकल्चर में इतना बड़ा बूस्ट लेके आने के लिए। और साथ ही साथ हम कुछ इंडियन एग्रोलॉजिस्ट का भी नाम यहाँ पे लेना चाहेंगे, जैसे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं इन इंडिया। स्पेसिफिकली हम इन इंडिया की बात कर रहे हैं। जो नॉर्मन बोरलॉग है उनको वर्ल्ड ओवर माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने काम किया। इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम किन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, दैट इज़ एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बाद में भी बने रहे, बिकॉज इन्होंने कई सारे पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी गवर्नमेंट को हेल्प किया है, सपोर्ट किया है। तो उसका भी हम देखेंगे कि कुछ कमेटीज़ भी हैं इनके नाम से बनी हुई, तो वो भी, और अभी न्यूज़ में भी थी, तो ये एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, इसलिए भी इसको हम डिटेल में समझेंगे। एंड एम.एस. स्वामीनाथन के साथ साथ एम.एस. रंधावा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हीरो रहे इस पूरे स्टोरी के, जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम मैं वर्ड यूज़ करूँ अगर तो फ्रॉम अ बेगर टू अ सेलर। ठीक है, कि अनाज मांगने वालों से अनाज बेचने वालों में इंडिया शुमार हुआ। ठीक है, तो ये आपके स्पेसिफिकली पॉइंट थे। अब हम जान लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स या क्या क्या एफर्ट लगाए जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन है। ये आपको एग्जाम में आ जाते हैं एज इट इज़ टर्म्स, एज इट स्टेटमेंट, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आपको जो बोर्ड पर इंफॉर्मेशन दिख रहा है। सबसे पहले बात मैंने आपको लोन के रिगार्डिंग ऑलरेडी बताया कि गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन करें, और एक टर्म यूज़ की जाती है इन लोन्स के लिए, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये और कुछ नहीं है, ये बैंक से मिलने वाला लोन है, ये डायरेक्टली बैंक से मिलने वाला लोन है, जो कि अदरवाइज़ अगर आप लेते तो किसी साहूकार से लेते या अदरवाइज़ कहीं और से लैंड करते आप ये पैसा। लेकिन जब एक सिस्टमेटिकली आपको लोन दिया जा रहा है, एक बैंक में आप गए, वहाँ से आपने बोला कि मुझे एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए और वहाँ से आपको मिल गया लोन, तो उसको एक इंस्टीट्यूशनल लोन कहते हैं, बिकॉज एक सिस्टम काम कर रहा है उस लोन को आपको देने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। एंड अकॉर्डिंगली इसके अपार्ट गवर्नमेंट के और भी कई सारे एफर्ट थे, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट का भी काम किया कि नए कनाल्स बनाना, इरिगेशन की फैसिलिटी को और एनहांस करना। ठीक है, चाहे रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना कि खेतों तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। एंड ऐसे कई सारे और भी इन्वेस्टमेंट के काम जो है गवर्नमेंट ने किया। मंडियाँ, नई मंडियाँ बनाना, नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना, ये सारे काम जो है गवर्नमेंट ने किए। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपने एंड पे कर रहा था। एंड इससे ऊपर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने पूरा एक कमीशन बनाया जिसको एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बोलते हैं। इस कमीशन का मेन काम क्या था कि इसको सेटअप किया गया था फॉर द पर्पस कि इसे कोशिश करनी है ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाने की जहाँ पे हर एक कम्युनिटी का फार्मर को जो है एक अच्छा दाम मिल सके। तो इसका काम था कि एक प्राइस बताए कि किस प्राइस पर फार्मर से चीज़ें उसको इंश्योर की जा सकता है कि इस पर्टिकुलर दाम पर अगर वो सामान बेचेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। अब इस कमेटी का, अगर ये कमेटी रिकमेंड करती है कि आपको वीट के लिए जो है इतना प्राइस होना चाहिए ताकि फार्मर जो है नुकसान में ना जाए, तो इसको गवर्नमेंट ने कैसे यूज़ किया कि जब एक प्राइस आपको मिल जाता है तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि अगर आपको ये प्राइस मार्केट में मिल रहा है तो आप अपनी फसल बेच दीजिए, वहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप हमारे पास ले आइए, हमारे गोडाउन में ले आइए, हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक गवर्नमेंट ने साथ दिया कि आप हमारे पास ले आइए, हम आपको इसका उचित दाम देंगे। और इसी को आगे चल के हम जानेंगे एक नाम से, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस क्या कि आप फार्मर को सपोर्ट कर रहे हो एक ऐसी स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट पर जिसके नीचे उसे बाहर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे कम मिले दाम तो आप हमें ला के बेचो। और ये एक इम्पॉर्टेंट अभी भी आपका कंसर्न बना हुआ जो आप काफ़ी टाइम से 1.5 साल 2 साल से इसे न्यूज़ में आप देख रहे हो, या फिर मैं उससे भी पहले से कह सकता हूँ। इसको तो अभी जो है 8-9 साल हो गए न्यूज़ में बने हुए, सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस पर एफर्ट लगाए। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के दाम तय कर दिए कि इससे कम में अगर आपको इस दाम पर हम ये चीज़ आपसे खरीदेंगे। तो फार्मर को ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट से एक अश्योरेंस मिल गया कि इससे कम दाम पर उसको अपनी जो भी उपज है उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ़ायदा कहाँ पे करेगी? ये फ़ायदा इस बात में करेगी कि फार्मर को कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं लोन उठा रहा हूँ बैंक से और इतनी सारी गवर्नमेंट की दी जाने वाली सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा जो उपज है वो ठीक दाम मुझे दे के जाएगा, तो मैं डूबूंगा नहीं। ये जो लोन मैंने उठाया है मैं इस कर्ज में नहीं दबूंगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ फार्मर ने भी लोन उठाया, पैसा इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चर पे, चाहे आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेने की बात हो, जैसे मैंने बोला ट्रैक्टर एंड ऑल ये लिए गए। सो फार्मर को इस कॉन्फिडेंस से का दिलाने का काम जो है इस प्राइस कमीशन ने किया, इस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो स्टैब्लिश किया गया, एंड अकॉर्डिंगली जो आगे चल के एमएसपी का नाम एमएसपी के रूप में हमारे सामने आएगा। सो ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स है। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने, बिकॉज फार्मर को आपको बताना पड़ेगा, वो तो ट्रेडिशनली अपना एक जो तरीका है जो उसके बाप दादा उसको सिखा के गए उसी तरीके से वो एग्रीकल्चर करता रहेगा। लेकिन आप उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब तक नहीं बताते तब तक वो किसी भी नई चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लेके आएगा। बिकॉज हमेशा एक डर बना रहेगा उसके दिमाग में कि अगर ये फेल हो गई टेक्नोलॉजी तो क्या, क्योंकि जो मुझे हमेशा से मैं करता आ रहा हूँ वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, और होगा भी तो मुझे पहले से पता है। लेकिन बाकी चीज़ों में अब जैसे आपको नॉर्मन बोरलॉग उन्होंने और एमएस स्वामीनाथन इन्होंने इंडिया में नई तरह के हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए। ये एक ऐसी वैरायटी ऑफ सीड्स थी जो कि आपको ज़्यादा उपज देती है, कि सेम ही बीज अगर किसी और चीज़ के आप लोगे और अपने खेत में लगाओगे तो उतनी प्रोडक्टिविटी या उर्वरकता नहीं देगा जितना आपको ये पर्टिकुलर बीज दे देगा। ठीक है, तो ये इन बीजों का इस्तेमाल फार्मर करे, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या किया, हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया, चाहे रेडियो हो, किसान रेडियो लॉन्च किए गए, किसान चैनल लॉन्च किए गए ताकि फार्मर को एजुकेट किया जा सके। और ऐसे ही उनके अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उनको यूनिवर्सिटीज़ के टूर करवाए गए, एंड कई और तरीके से गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल्स को भेज कर फार्मर्स को नए तरीके बताए कि फार्मिंग कैसे की जा सकती है और कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो फार्मर को भी कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो पैसा भी उठाएगा, और आगे एश्योरेंस तो है ही कि गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो फिर इस पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ, काफ़ी एफर्ट लगाए गए बाय गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड द फार्मर्स इटसेल्फ, एंड जिसका हम अल्टीमेटली फिर रिजल्ट देखेंगे इन स्पेसिफिकली। अगर हम बात करें, हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करने की जाने वाली ज़मीन थी वो इंडिया में 2.5 गुना हो गई। ठीक है, क्योंकि फार्मर ने वो उन खेतों को भी, उस ज़मीनों को भी खेती के में इस्तेमाल में लेके आना शुरू कर दिया जो अभी तक बंजर पड़ी थी या इस्तेमाल नहीं हो रही थी। तो पहले अगर इंडिया में इरीगेटेड एरिया था वो अगर 1 मिलियन हेक्टेयर का था एक साल में, तो वो बढ़कर आपका 2.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया। वो आपका बढ़कर 2.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया। और ये आपने ओवर द नॉट वेरी गुड टाइम पीरियड, बहुत लंबे टाइम पीरियड की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं 6-7 साल की, जिसमें ये हमने कर दिखाया, या फार्मर्स एग्रीकल्चर में इंडिया ने ये अचीव किया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन था, बिकॉज आपके पास एक तो ऐसे सीड्स आ गए जो आपको ज़्यादा उपज दे देंगे, और साथ ही साथ आप खेतों का दायरा भी जो है वो बढ़ा रहे हो, खेत भी बढ़ा रहे हो, और उन खेतों में इरीगेशन की फैसिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, जो पहले इरीगेटेड लैंड था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया। दैट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ एडवांसमेंट बाय दैट टाइम। तो ये सारे गवर्नमेंट के स्टेप्स रहे, एंड इस सबसे अब रिजल्ट क्या निकला। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव इफेक्ट और द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस पर क्वेश्चन आता है, सो ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, आपके पास अब सरप्लस गुड्स हैं,
आपके पास अब सरप्लस प्रोडक्शन है जिसको हम मार्केटेबल बना सकते हैं। अब मार्केटेबल सरप्लस आपके पास आ गया कि आप इन चीज़ों को उगा कर मार्केट में आराम से पहुंचा सकते हो, बेच सकते हो। अभी तक तो सिर्फ अपने लिए बचाना और अपने लिए ही खाने के लिए आप जूझ रहे थे, लेकिन अब आपके पास इतनी उपज आ गई जिसको आप फर्दर आगे बेच सकें, तो आप देश के अलग हिस्सों में भी उसे बेच पाओगे और अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्शन था वो हमने एक्सपोर्ट भी किया है। ठीक है, तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट। नाउ इसके पार्ट वी सी की एक्सपोर्टिंग भी इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना, एक्सपोर्टिंग फूड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया इंडिया को। सिर्फ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ, बट वो एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुका है। ठीक है, दैट इज़ द अदर डायमेंशन। इसके अलावा हम देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास खाने की उपज ठीक ठाक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट आपकी कंट्री है। अभी भी इंडिया में 60 से 70%, हम बात कर रहे हैं 70s की, 1970s की, अभी भी इस टाइम पर भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। तो अगर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट पॉपुलेशन के पास मार्केटेबल सरप्लस गुड्स आते हैं, फूड प्रोडक्शन आती है, मार्केटेबल मतलब अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे हो, अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं उगा रहे हो, लेकिन आप इसे बेचकर इससे कमाई का साधन भी बन रहा है आपका। तो अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक नया कमाई का साधन मिलता है या वहाँ से कमाई आनी शुरू हो जाती है, तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकाल लेंगे। तो इसका एक बेनिफिट ये भी हुआ कि पॉवर्टी जो है, रूरल पॉवर्टी जो है, वो कम होनी शुरू हो गई और बहुत ही तेज़ी से कम होनी शुरू हुई। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से कम होनी शुरू हुई। तो दैट वाज द अदर एडवांटेज ऑफ दिस। एंड इसके पार्ट जो छोटा किसान था उसको भी इसका फ़ायदा हुआ, बिकॉज अप्लाइज मोर इनपुट पर यूनिट एंड कंपेयर टू द लार्ज फार्मर टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। तो फार्मर को क्या है कि कम उपज, अपनी जितना भी उसका खेत था उसमें अपने कम एफर्ट लगा के भी, कम रिसोर्सेज लगा कर भी उसकी प्रोडक्शन अब बढ़ रही है। सो उसका एक बड़ा फ़ायदा छोटे किसान को मिला। तो ये थे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने जो देख रहे हैं। और आपको एक मैप अगर मैं दिखाऊं, इस मैप में आप देखिए एक अच्छी बात, आई होप ये मैप क्लियर होगा आपको। इस मैप में अगर आप देखें, सो इसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन दिया हुआ है कि ओवर द ईयर कैसे प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हुई है। सो यहाँ पर एक टाइम पीरियड है जब इंडिया आज़ाद हुआ है, आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो 2% के आसपास आ रहा है। एंड ये देखेंगे हम कि कैसे आगे इंक्रीज़ होता गया, ये कैसे आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। स्पेसिफिकली हम जब बात करेंगे आपके इस टाइम पीरियड की जहाँ पर आपने रिफॉर्म्स लाने शुरू किए एग्रीकल्चर में, और इसको अगर इसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तो हमने देखा कई बार नेगेटिव ग्रोथ भी रही एग्रीकल्चर में, मतलब जितनी पिछले साल थी उससे कम हुई इस साल फसल, ऐसा भी देखा गया, बिकॉज नई चीज़ें जो हैं अप्लाई कर रहे हैं एंड उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। और जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो इट अमेज्ड ऑल ऑफ द वर्ल्ड, सारा वर्ल्ड हैरान हुआ जब उसने देखा कि इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो एकदम से 4% से ज़्यादा आनी शुरू हुई हो। और ये ग्रोथ रेट हम हमेशा चाहते थे एग्रीकल्चर से, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। तो जितना ज़्यादा आप वहाँ से उपज लेके आएंगे या फिर उसकी ग्रोथ बनी रहेगी, उतना ज़्यादा इससे जुड़े लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, सो ये एकदम से आपका बूस्ट आता है और इसी को हम बोलते हैं योर ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टाइम पीरियड। ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टाइम पीरियड है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे सर उसके बाद फिर से तो नेगेटिव आ गया, तो फ़ायदा क्या हुआ? देखो, नेगेटिव आने का तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, मानसून भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसी कई सारी और भी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। बट द अल्टीमेट थिंग कि इसके बाद आपके पास जो बूस्ट आता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। उसके बाद आपका अगेन आपका 5% के आसपास जो है बूस्ट देखने को मिलेगा। सो अप डाउन चलते रहेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ये नेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स, बट द थिंग इज़ कि इंडिया ने बूस्ट लेना शुरू किया इन द प्रोडक्शन एंड जो काफ़ी समय से कंटिन्यू रहा, उसके बाद नीचे भी गिरा, बट हम संभलते अब भी हमारा टारगेट रहता है कि हम 4% के आसपास एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है हमारी टोटल जीडीपी में रख सकें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसका। ठीक है, सो दिस इज द टेबल हियर नाउ। अब इसके पार्ट देखो, अब इसको मैं अगर ना भी दिखाऊं, अगर मैं ये स्लाइड ना भी दिखाऊं, तो आप बड़े आराम से इससे कोई भी और चीज़ एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे? पॉवर्टी निकलेगी। अगर पुअर पॉपुलेशन कम हो रही है और प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इंक्रीज़ होता हुआ, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ये क्या करेगी? नए लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
बिकॉज अब आपको सिर्फ खेतों में काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, उस फूड को उस अनाज को प्रोसेस करने के लिए भी चाहिए। कोई पैकेजिंग में होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन में होगा, कोई एक्सपोर्ट में होगा, तो कई सारे लोगों की कई सारे एम्प्लॉयमेंट भी से जुड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। एंड इसी के साथ और क्या बेनिफिट होंगे, अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी बहुत सारी चीज़ों की। तो इंडिया ने इस समय पर यह भी देखा कि बहुत सारी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि आपका टेलीविज़न, मोटरसाइकिल, आपके ट्रैक्टर्स और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स की, कि लोगों ने नए नए चीज़ें और भी एक्सपेरिमेंट करनी शुरू की अपने घरों में। चाहे अब पहले वो दातुन करते थे तो अब टूथपेस्ट आ गए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी, तो आपकी पैरेलल जो एक इकॉनमी है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जो कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसको ही बूस्ट मिल रहा है, तो ये भी एक फेवरेबल बात हुई, बिकॉज ओवरऑल इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। अभी हर बार होता है, अभी भी आप देखोगे हमेशा न्यूज़पेपर में जब भी आपका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आपका जो वेदर रिपोर्ट वो देते हैं, वेदर फोरकास्ट देते हैं कि आने वाले समय में मानसून जो है टाइम पर आ रहा है और अच्छी बारिश होगी, तो आप शेयर मार्केट को देखोगे वो जंप ले लेती है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी एग्रीकल्चर में अच्छी प्रोडक्शन आएगी और उस एग्री प्रोडक्शन से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो वो पैसा अल्टीमेटली वो चीज़ों को खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फूड आइटम्स को नहीं, बट वो कपड़े खरीदेंगे, टू व्हीलर्स खरीदेंगे, बाइक्स की डिमांड, बाइक्स के शेयर जो है एकदम से उस टाइम पे बूस्ट कर जाते हैं, ठीक है। बिकॉज हमेशा कोरिलेशन दिखा है, जब भी एग्रीकल्चर में अच्छा परफॉर्मेंस होगा बाइक की सेल बढ़ जाती है, ठीक है, फ्रिज टीवी की सेल बढ़ जाती है, ठीक है। और हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। तो आपको पूरी एक इकॉनमी में एग्रीकल्चर का एक भारी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वेदर विद रिस्पेक्ट टू द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेदर जनरेशन ऑफ वेरियस अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, एंड ऑब्वियसली ये आपको पॉवर्टी एलिवेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो हेल्प कर ही है, ठीक है। तो ये सारे इसके डायमेंशंस रहते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे अगर देखें इसके नेगेटिव डायमेंशंस की अगर हम बात करें, तो कुछ नेगेटिव डायमेंशंस भी इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है ना, वो आपका कुछ दायरों में सीमित रह गया, अगर मैं इस तरह से बोलूँ। कुछ रीजन्स हैं, देयर वर स्पेसिफिक रीजन्स वेयर दिस प्रोडक्शन, दिस बम्पर क्रॉप्स एंड ऑल वाज लिमिटेड, जैसे कि हरियाणा, पंजाब या नर्दर्न इंडिया, यूपी, वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा हुई, और स्पेसिफिकली कुछ खास वैरायटी में हुई। मेन प्रॉब्लम ये भी थी कि आपने ओवरऑल प्रोडक्शन सर्व कमोडिटी का नहीं बढ़ रहा है, कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ का बढ़ रहा है, जैसे कि वीट का बढ़ा, जैसे कि राइस का बढ़ा, ठीक है। लेकिन आपकी दालों का नहीं बढ़ रहा, लोग दाल भी खाते हैं लेकिन दाल नहीं बढ़ पा रही, उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रही, बिकॉज फार्मर वो रिस्क नहीं ले रहा अभी दाल आने का, बिकॉज उसमें पैसा ज़्यादा लगने वाला है उसका। एंड ऐसी और फलों में या फिर सब्जियों में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट सबसे पहले रहा कि ये कुछ स्पेसिफिक क्रॉप से लिमिटेड रहा, जैसे कि राइस पे, वीट पे, इन पे ये लिमिटेड रहा। दूसरा इसका एक कंसर्न रहा, दैट इज़ कि अब क्या है कि जैसे अभी भी है कि आपका पंजाब और राजस्थान, ये अब एक बार वीट लगाते हैं तो अगली फसल राइस की रहती है, राइस कटेगा तो फिर वीट लग जाएगा। तो दो ही वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का, दो ही क्रॉप्स का जो है पूरा पैटर्न बना हुआ है, वही सीक्वेंस में चलता चला जा रहा है। अब इससे क्या होता है, इससे आपको एक तो सॉइल की हेल्थ जाती है, बिकॉज आप सेम न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से बार बार निकालते जा रहे हो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी। अब प्रोडक्टिविटी कम हो जब फार्मर ने देखा प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो उसने केमिकल फर्टिलाइजर्स उसमें डालने शुरू कर दिए, कि अगर नेचुरली अवेलेबल नहीं है उसमें न्यूट्रिएंट्स, तो आर्टिफिशियली केमिकल्स का उपयोग करके वो केमिकल्स में डाले जाएँ। अब इसका हेल्थ हज़ार्ड रहता है, तो ये हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, हेल्थ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमें पता है कि पंजाब में कई सारी ऐसी बेल्ट है, कई सारे ऐसे एरिया जहाँ पे कैंसर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजर्स ने वहाँ की अंडरग्राउंड वाटर को, एनवायरनमेंट को पल्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये एक बड़ा कंसर्न बन के आया। इसके बाद अब जैसे कि पंजाब का जो रीजन है, दो पंजाब है इज़ अ वेरी पंजाब एंड हरियाणा आर वेरी वेल इरीगेटेड बाय द कनाल्स एंड ऑल, पानी की कोई ख़ास कमी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड में हो जाती है बट अदरवाइज़ नहीं है। बट फिर भी ये जो ज़मीन है ये नेचुरली जो है राइस लगाने के लिए नहीं बनी, बिकॉज राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप,
लेकिन फिर भी बार बार पंजाब में, हरियाणा के रीजन में राइस को हर बार लगाया जाता है, बिकॉज इससे रेम्यूनरेशंस अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया है इसके लिए और इसलिए उगाया जा रहा है। तो अगर नेचुरली अगर आपके पास पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि गंगा का जो पूरा बेसन है यूपी बिहार वाले रीजन में और साउथ के रीजन्स में, वहाँ पे राइस इजीली जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर यू हैव अ गुड सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड नेचुरली वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी आपके पास बनी रहती है। बट पंजाब में ऐसा नहीं है, कुछ खासकर कई एरियो में, कई एरियाज़ में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। और फिर वहाँ पे जब आप ग्राउंड वाटर पंप करना शुरू करते हो तो ग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो और जैसे जिस रेट से पंजाब और हरियाणा में पानी पंप किया जा रहा है ज़मीन से, उस रेट पर वो रिचार्ज नहीं होता। अभी कितनी बारिश हो गई, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि जो आपके ट्यूबवेल्स का लेवल है, जो आपका पानी का सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर का, वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो वाटर टेबल जो है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन इन दीज एरियाज़। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और बड़ा नुकसान इस बात में भी रहा, या फिर बोलें साइड इफ़ेक्ट रहा, कि कुछ एरियाज़ आपके नर्दर्न एरियाज़, वेस्टर्न यूपी वाला, हरियाणा, पंजाब एंड काफ़ी हद तक आपके कुछ और एरियाज़ भी हम जोड़ सकते हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो लोग अमीर या प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, या फिर आपका छत्तीसगढ़ झारखंड वाला रीजन है, वेस्ट मध्य प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। वहाँ पे कोई ख़ास प्रोडक्शन का इंक्रीज़ नहीं है। तो इस वजह से इनकम डिस्पैरिटी बन रही है कि एक तरफ तो लोगों के पास पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास नहीं जनरेट हो पा रहा। तो ये लोग अमीर हो रहे हैं या प्रॉस्परस हो रहे हैं, एंड वो वहीं के वहीं या फिर और भी बुरे हालात में जा रहे हैं। तो इससे एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है कि वहाँ पर लोगों को ये भड़काया गया कि क्योंकि गवर्नमेंट फेवर कर रही है इन स्टेट्स को, तो यहाँ पर ये लोग प्रॉस्परस हो रहे हैं, और आप लोगों को तो हमेशा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि आपकी ज़मीनें ले लेते हैं माइंस के नाम पर, ऑयल प्रोडक्शन के पर्पस से, या फिर कोल माइन, या फिर आपकी आयरन ओर की माइन के नाम से आपकी ज़मीनें ले रहे हैं, और वही आपकी रोज़ी रोटी थी। तो खेत जंगल भी गए, ज़मीन भी गई, और आपको कोई ना नौकरी है ना खाने को है, और आप और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हुआ कि इसने रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट की, और जिसका अल्टीमेटली इंडिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, जिसको नक्सलवादी या फिर नक्सलिज्म जिसको बोलते हैं, उसी को हम अदरवाइज वर्ड यूज़ करते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। सो ये इसको भी एक मौका मिला पनपने का और बढ़ने का, और हम देखेंगे इसी टाइम पीरियड में ये बढ़ेगा। इसी टाइम पर ये सोच बढ़ेगी कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और हमें हथियार उठाना पड़ेगा। तो यही टाइम पर हम ये भी होते हुए देखेंगे। और इसने एक और काम किया, इसने क्लास की भी डिवीज़न की। क्लास वाइज भी आप देखोगे कि कई सारा जो एग्रीकल्चरिस्ट ग्रुप था, कई सारी कास्ट थी, जो अब बिकॉज वो ज़मींदार थे या फिर ज़्यादा ज़मीनें उनके पास थी, तो वो प्रॉस्परस होते जा रहे हैं। तो वो कास्ट वाइज भी उनकी डोमिनेंस जो है वो पॉलिटी में भी आप देखोगे, या पॉलिटिक्स में भी देखोगे, वो बढ़ती गई। अभी पॉलिटी का पार्ट है तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट ये भी एक कॉन्सिक्वेंस रहा इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का। बिकॉज एक पर्टिकुलर एक डोमिनेटिंग क्लास का या कास्ट का या आपकी स्पेसिफिक क्लासेस का के पास पावर बढ़ रही है, मनी पावर बढ़ रही है, तो पॉलिटिकल पावर भी उनके पास बढ़ रही है। एंड कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस टाइम पे आप देखोगे बनते हुए, जो कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को के सपोर्ट से बननी शुरू हुई। आपकी ट्रेडिशनल पार्टीज़ नहीं रही, कुछ नई पार्टीज़ का जन्म होना शुरू हुआ। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ अबाउट द फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट। फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, अब इसमें क्या है, आपके पास फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में कुछ डायमेंशंस रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एंड ऐसे ही कुछ आपके पास फर्दर और स्पेसिफिक ग्रुप्स रहते हैं। तो इनमें अब देख लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की या फूड मैनेजमेंट कैसे काम करता है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही स्पेसिफिक रहेंगे टॉपिक पे। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं
दो सेक्टर होते हैं एग्रीकल्चर में भी। वन इज़ योर प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकंड इज़ योर सेकेंडरी प्रोसेसिंग। अब प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होता है, जहाँ पर आप एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं ऑफ गुड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं आपके मिल्क को भी। मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, या जो भी फूड आइटम्स आप कह सको वो हम इंक्लूड कर लेते हैं। और ये अब हम बात करें फूड प्रोसेसिंग की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप प्रोसेसिंग में क्या करते हो, आप सबसे पहले क्वालिटी वाइज फूड आइटम्स को अलग अलग छांटने का काम करते हैं। जैसे हिमाचल में सेब जो है साइज़ के हिसाब से सॉर्ट किए जाते हैं, क्वालिटी के हिसाब से सॉर्ट किए जाते हैं, वैरायटी के हिसाब से सॉर्ट किए जाते हैं। तो वो सबसे पहली स्टेज है आपकी फूड प्रोसेसिंग में, दैट इज़ फर्स्ट प्राइमरी स्टेज इन द फूड प्रोसेसिंग। इसके बाद आप सेकेंडली क्या करते हो, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड योर टारगेट कंज्यूमर, आप उस फूड को प्रोसेस करोगे फर्दर। जैसे सेब से उसका जैम बनाना, ठीक है, ऐसे ही जो गेहूं है उससे आटा ना बना के आटे के आगे ब्रेड बना लेना, ठीक है। ऐसे ही कई सारे और आप प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो भी सारे इसमें आपके आते हैं। चाहे हम फूड से बनने वाले ड्रिंक्स की बात करें, ठीक है, हिमाचल गवर्नमेंट का पूरा एक पूरी एक इंडस्ट्री काम करती है गवर्नमेंट के सपोर्ट से, जो कि आपको ये फूड प्रोसेसिंग के लिए या सेकेंडरी एंड टर्जरी प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा काम करती है। सो दैट इज़ इन दैट कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो आपकी प्रोडक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर हम मिला लें, तो ये जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड है प्राइमरी और सेकेंडरी की मिला के, इट इज़ अराउंड 62% ऑफ द प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज आप कई चीज़ें तो नेचुरल फॉर्म में भी यूज़ कर रहे हो, चाहे वेजिटेबल हो गया या मिल्क हो गया, अदरवाइज फर्दर प्रोसेसिंग करने वाली जो चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली कम की जाती है। तो अगर हम उनकी बात करें, सो हेयर यू हैव रिमेनिंग पार्ट जो है आपका टर्जरी में आता है, एंड इसमें फिर आपका जैम, जूसेस, जेलीज, ये सारे पार्ट्स कवर अप किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर ना? कोई भी डाउट होगा तो आपके पास मेरा मेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो बिकॉज दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर, सो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन, आपका चैट बॉक्स में मेंशन कर देना, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में। सो कहीं पर भी कोई डाउट रह गया तो मैं वो डाउट्स ले लूँगा आपके, ठीक है। अब एक स्कीम मैंने आपको बताई थी प्रधानमंत्री संपदा योजना, ये इसी फील्ड के लिए काम करते हैं। जैसे बड़े बड़े फूड पार्क बनाना, जहाँ पे फूड की प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग भी हो जाती है, प्रोसेसिंग भी हो जाती है, उससे टर्जरी और सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में बनने वाले आपके फर्दर प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके उसको मार्केट तक पहुँचाया जाता है। तो ये सारे काम भी करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट से भी, बिकॉज हिमाचल ने इस पर बहुत काम किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है उन एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये स्कीम आपने डिटेल में पढ़नी है, मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आपको एक ओवरव्यू दिया है मैंने, बाकी आप हैंडआउट से रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने नोट्स बनाए हो तो बहुत अच्छी बात होगी। नाउ अब बात करेंगे फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द फूड अवेलेबल विद द पीपल, अफोर्डेबल फॉर द पीपल एंड एसेसिबल फॉर द पीपल। क्योंकि फूड जो है सब जगह असेसिबल भी नहीं होता। कई बार तो इंडिया में कई बार ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी है कि पुअर पॉपुलेशन है, राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं दिया जाता, कि वो बोलते कि आपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया अपना राशन कार्ड को, तो एसेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई। ऐसी कास्ट के बेसिस पे कुछ कास्ट को जो है आप नहीं एक्सेस देते हो फूड के लिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह की एसेसिबिलिटी के भी इश्यूज़ हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फूड मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम होता है वो ये होता है कि टू फर्स्ट, सबसे पहले तो आपका इतना उपज रहे आपके पास कि सेल्फ रिलायंस रहे, कि आपको बाहर से मंगाना ना पड़े। सबसे पहले काम तो ये रहेगा। देन इसके बाद आप रूरल इकॉनमी को इम्प्रूव करना चाहते हो बाय यूजिंग दिस फूड मैनेजमेंट, बिकॉज मोस्टली जो रूरल इकॉनमी है वो आपकी डिपेंड करती है ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो एंड फाइनली आप फूड सिक्योरिटी पे काम करते हो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ योर अल्टीमेट एम, कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी बनी रहे, लोगों के पास इतना अनाज रहे और गवर्नमेंट अवेलेबल करवा सके कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। देन नेक्स्ट, अगर फूड सिक्योरिटी में अगर हम फर्दर चलें, सो इसमें आता है कि ना सिर्फ खाने की अवेलेबिलिटी, वो फिज़िकली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आपके पास वाले गोडाउन में या पास वाली दुकान पर खाना अवेलेबल हो, ये पहली बात।
दूसरी बात ये कि सोशल, जैसे मैंने आपको बोला कि कास्ट के बेसिस पे कई बार लोगों को फूड एसेसिबल नहीं हो पाता, या काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिलीज़ हैं, उनका कार्ड ही नहीं बनता कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो वो सोशली एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो इन लोगों को कवर अप करना, ये भी फूड सिक्योरिटी का कंपोनेंट होता है। और इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी, ये तो हम सब समझते हैं कि इस रेट पर खाना उपलब्ध कराना कि लोग उसे खरीद सकें, तो वो इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी हो गया आपका। और न्यूट्रिशियस फूड, ये नई चीज़ है जो हम फोकस करना शुरू किया अब इंडिया ने, कि सिर्फ खाना नहीं, खाने की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वो भी मिलनी चाहिए। तो जैसे मिड डे मील है, अब उसमें अभी तक आप कई स्कूल में सिर्फ खिचड़ी दिया करते थे, ठीक है, तो अब उसमें फर्दर क्या ऐड किया गया कि कुछ स्टेट्स ने उसमें एग ऐड कर दिया कि प्रोटीन सोर्स बच्चों को चाहिए तो एग डाल दिया। कुछ ने जो है सब्जियां देनी शुरू की, ठीक है, कुछ ने दूध भी देना शुरू किया। तो इस तरह से आपने फर्दर न्यूट्रिशंस पे काम करना शुरू किया, ताकि आप जो है इंडिया को नॉट ओनली फूड प्रोवाइड कर सको, बट उनकी हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उनको मिल सके अकॉर्डिंग टू देयर डाइटरी नीड्स, आप वो कर सकें, ठीक है। तो ये इसका फोकस एरिया। तो दिस इज़ अबाउट द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ फिर, कि सिर्फ ये अनाज की उपलब्धता पे निर्भर नहीं करता, ये अनाज की या फिर उस अन्न की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, या फिर उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू पे भी निर्भर करता है, उसकी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बिकॉज फूड सिक्योरिटी का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये क्लियर होगा तभी आपको आगे चीज़ें आएंगी। नाउ एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आ गया हूँ, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इंपॉर्टेंस जरा आपको समझाता हूँ कैसे है। कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या बात करता है। सबसे बेसिक बात जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिगार्डिंग आती है, वो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसे बोलते हैं, कि ये गवर्नमेंट का एक फार्मर को सपोर्ट है, एक अश्योरेंस है कि भाई आपका अगर मार्केट में ठीक दाम नहीं मिल रहा तो आप अपना अनाज जो है हमें बेच जाइए, ठीक है, हमारे गोडाउन ले आइए, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है इन द मार्केट। जो मार्केट का सिस्टम है, जैसे हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था कि मार्केट का सिस्टम क्या होता है, उसको बोलते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई। कि चीज़ की डिमांड है तो सप्लाई होगी, और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होगा उसका प्राइस, और वो प्राइस जो पर्सन है वो दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा डिमांड। तो ये सर्कल काम करता है पूरा, ठीक है। अगर मार्केट में डिमांड है तो चीज़ फूड की, उस पर्टिकुलर फूड आइटम की जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज फार्मर को लगेगा उसका फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि फार्मर को ये तो दिख रहा होता है कि उसे इसे फ़ायदा मिल सकता है इस प्रोडक्शन से, बिकॉज डिमांड है मार्केट में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, दो प्रॉब्लम्स है। एक तो फार्मर के पास प्रोडक्शन बढ़ाने का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा कि लोन की अवेलेबिलिटी करा दी, लेकिन सारे फार्मर को नहीं मिलती, बिकॉज हर एक फार्मर इतना बड़ा भी नहीं है कि वो अपना खेत दिखा दे कि मेरे पास इतना खेत है, उसके बेसिस पर लोन मिल जाए, या फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, या फिर बैंक अकाउंट ही नहीं है उसके पास कि ये दिखाने के लिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और लोन मिल गया तो ये नहीं पता कि अगर जैसे एक उगा रहा है तो ऐसे 10 और लोगों ने, 10 और सप्लायर्स ने उगाना शुरू कर दिया। तो डिमांड और सप्लाई की इस गेम में हमें ये चीज़ पता है कि अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो जो प्राइजेज़ हैं वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि डिमांड जो है अकॉर्डिंगली डिमांड के हिसाब से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहीं पर फार्मर फंस जाता है कि उसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर उस फार्मर ने सोचा कि इस साल उसने देख लिया कि इस बार जो है आपको एक पर्टिकुलर क्रॉप लगाने का बहुत अच्छा पैसा मिला, जैसे आपको शुगर केन लगाने का या गन्ना लगाने का बहुत पैसा अच्छा मिल रहा है सभी को। उसने देखा 10-12 फार्मर अपने गांव के में, इनको अच्छा पैसा मिला। अगले साल उसने सोचा कि इस बार मैं भी गन्ना ही लगाऊंगा। और लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ वो ऐसा नहीं सोच रहा है, उसका पूरा गांव या आसपास के 10 और गांव भी ऐसा सोच रहे हैं। अब सब ने अगर गन्ना लगा लिया तो अल्टीमेटली जिस मिल में गन्ना जाएगा उसके पास तो लोगों की लाइन लगी है गन्ने बेचने के लिए, तो वो उतना दाम नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अल्टीमेटली इतनी सारी प्रोडक्शन उन लोगों ने किया तो मुझे ही बेच के जाएंगे। मैं यहाँ पे गन्ने का एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, बट एमएसपी के लिए हम और एग्जांपल यूज़ करते हैं, जैसे गेहूँ का, राइस का एंड ऐसी और कम्युनिटीज़ का, उस पर भी हम अभी आएंगे, ठीक है। सो यहीं पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। यही गवर्नमेंट की मार्केट इंटरवेंशन है कि वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर को एक आशीर्वाद दिया कि आपके ऊपर हमारा आशीर्वाद है
कि जो भी मार्केट में आपको अगर हमने दाम पहले ही बता दिए कि ये दाम रहेगा, दिस इज़ अ स्पेसिफिक प्राइस जो हम आपके आने वाली फसल के सुनिश्चित कर रहे हैं। आप उगाइए, बेझिझक उगाइए, बिना डरे उगाइए, पैसा लगाइए, कोई बात नहीं है। आपको ये पैसा जो है इस पर्टिकुलर रेट पर अपना अनाज आप बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस में अपनी इंटरवेंशन कर दी। तो मार्केट में कितने भी सप्लायर हो जाएं, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस जो भी हमने फिक्स किया है उस पर आप हमें बेच जाइएगा अगर कहीं पे नहीं खरीदा जा रहा। तो गवर्नमेंट ने एक अश्योरेंस दे दी। तो फार्मर भी ये रिस्क ले सकता है और डिमांड तो लोगों में है ही। तो ये फूड की अवेलेबिलिटी, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि फूड की अवेलेबिलिटी का काम है, तो क्योंकि अब गवर्नमेंट खुद से अनाज खरीद रही है, तो वो जब ये अनाज खरीदती है तो आगे ये अनाज कहाँ पे देती है, वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है कि अपने उनकी स्टेट में जो गरीब पॉपुलेशन है उनको ये अनाज फ्री में या फिर कम दाम पे प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से ये काम, आपका पूरा सिस्टम काम करता है। अब इसमें स्पेसिफिकली अब हम बात करेंगे कि इसके रिलेटेड और ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, कैसे आप गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये पर्टिकुलर रेट है, इस रेट पर हम खरीद लेंगे आपसे। और ये ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये एग्जाम में आता है आपको। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है इसके लिए जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पर एक कमेटी बनाई गई एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। उसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को आगे चल के चेंज किया गया उसका नाम, और कई सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड की गई और नाम दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इनका क्या काम है, हर एक कमेटी को चेक करें कि मार्केट में क्या दाम चल रहे हैं, इसको उगाने में क्या पैसा लगता है, फार्मर की कितनी कॉस्ट आती है, और मार्केट में जो बेचता है तो उसे प्रॉफिट मिल जाए उसके लिए क्या दाम होना चाहिए। तो ये पूरी रिसर्च अपनी तरफ से करके गवर्नमेंट को देते हैं और रेकमेंड करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर आपको गवर्नमेंट को ये अनाज खरीद लेना चाहिए। तो ये रेकमेंड इनकी तरफ से किया जाता है। तो ये आपका पहला रिकमेंडेशन गया गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये दिस इज अ, और ये कब दिया जाता है, बिगिनिंग ऑफ द, दैट इज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। बिगिनिंग में ही आप ये बता देते हो कि हम इस रेट पे आपसे अनाज ले लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करती है या कुछ मॉडिफिकेशन करता है, गवर्नमेंट के ऊपर है। अब इसके बाद नेक्स्ट, इस पूरे प्रोसेस को समझना है। इस पर हमेशा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में भी और स्टेट में भी, एचपीएस में भी कई बार क्वेश्चन आया इस पर। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। अब ये रिकमेंडेशन जो है कैबिनेट हो जाती है, और कैबिनेट में भी एक अलग से ग्रुप बना हुआ है जिसको बोला जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें वो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं जिनको इकोनॉमी की नॉलेज हो, या फिर उनको इसमें रखा जाता है ताकि उनको वो इकोनॉमिक अफेयर्स पे डिसीजन ले सके। और ये बड़े मिनिस्टर्स, जहाँ पे आपके रिप्यूटेड मिनिस्टर्स या सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इकॉनमी अफेयर संभालने वाली बात है। तो ये अब कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया, रिकमेंडेशन दे दिया। अब एक कमेटी जो है, जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये एक्सेप्ट करेगी या कुछ चेंज करती है प्राइसेस में, तो इनके ऊपर आता है। और फिर फाइनली इस प्राइस को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये हम अनाउंस कर रहे हैं कि ये अभी से आपका मार्केट प्राइस रहेगा। ठीक है, तो दे डिक्लेयर फाइनली द एमएसपी। तो एमएसपी अब इन्होंने डिसाइड कर दी कि फार्मर अपना प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर रेट पर बेच सकता है, ठीक है। तो दे हैव डिसाइडेड द स्पेसिफिक अमाउंट है। नाउ इसके बाद इस प्रोसेस में नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज मेजर ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, इसके कुछ खास ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं आपको। दैट इज, पहली बात, फार्मर को ये सुनिश्चित करना कि उसको ठीक दाम मिलेगा, तो वो घबराहट में ना आए। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो भी गई है तो पहले क्या होता था कि उसे फिर होता था कि अब तो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होगी तो मेरा कौन खरीदेगा, तो जिस भी दाम पे बिकता है बेच कर निकलो। इसको बोला जाता है डिस्ट्रेस सेल, इसको बोला जाता है डिस्ट्रेस सेल। और इससे फार्मर को बचाने की कोशिश है एमएसपी की, क्योंकि इसमें फिर वो नुकसान खा लेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में पहले जिस चीज़ के 100 रुपये के दाम थे, फार्मर ने ये सोच के उगाया कि मैं इस बार ये लागत लगाता हूँ, जैसे कि उसने लगा दिए, उसे 70 रुपये की लागत लगा दी, क्योंकि उसे ये सोच के उगा रहा है कि उसे 100 रुपये मिल जाएंगे। और अगर
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचा कि 100 रुपये के दाम मिल रहे हैं, बहुत अच्छे दाम है, तो बहुत सारे लोग अपना अनाज लेके आ गए मंडी में। तो अभी ये फार्मर सोच रहा है कि मेरा 100 रुपये में तो बिकना मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और मार्केट में रेट नहीं मिलेगा, बिकॉज जो खरीदने वाले हैं आपके मंडी में, उनको भी पता है कि ये लोग हमें ही बेच के जाने वाले हैं, सो वो अच्छे दाम नहीं देते, बिकॉज उनको आगे अपना कमीशन बनाना है। तो यहाँ पर फिर रेट जो है टूटना शुरू होता है। तो ये अपना कहेगा कि मैं बेच के जितने भी निकल जाऊँ, वरना नहीं बिका तो नुकसान बहुत भारी उठाना पड़ेगा। तो ये 40 में 50 में जो रेट मिल जाए उस पर बेच कर निकलना चाहेगा, और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल्स, या डिस्ट्रेस सेल आपकी यही है। और इसमें क्या हुआ, इसको एक्चुअल में नुकसान उठाना पड़ेगा, बिकॉज 70 रुपये की लागत लगी थी, 40 रुपये में बेच के जा रहा है। और यही रीज़न काफ़ी सारे फार्मर्स का रहता है कि वो कर्ज में डूब जाते हैं। ठीक है, तो इसी से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि 100 रुपये अगर मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट 90 भी डिसाइड कर दे, MSP डिक्लेयर कर दे 90 रुपये, ये कमेटी रिकमेंड कर दे और आपका जो कमीशन रिकमेंड कर दे और आपका जो कमेटी है वो एक्सेप्ट कर ले, तो एटलीस्ट उसको 90 रुपये के दाम मिल जाए। बिकॉज मार्केट में अगर ये दाम चल रहे हुए तो वो इनको ना नहीं बेचेगा, वो गवर्नमेंट के पास ले आएगा, एंड गवर्नमेंट विल परचेज दैट कमोडिटी। ठीक है, गवर्नमेंट के गोडाउन में आ जाएगी। तो यही आपका सारा MSP का प्रोसेस है, कि जहाँ पे गवर्नमेंट एश्योर कर देती है कि वो इस तरह से आपसे जो वस्तुएं हैं या फिर जो भी आपके प्रोडक्शन है वो खरीद लेगी। और ये कौन कौन सी कमोडिटी पे दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम सारी कमोडिटीज़ का डिस्कशन तो नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ। आपके पास अभी जो है 24 कमोडिटीज़ हैं जिस पर MSP अप्लाई किया जाता है, और इनकी लिस्ट जो है आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानी, मेन आइटम जो इसमें दिए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा, एंड कुछ और भी हैं जो इसमें फर्दर बाद में ऐड किए गए। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो आपको ध्यान देने हैं फॉर योर एग्ज़ाम पर्पज़। MSP से इसकी MSP में अभी क्या कुछ चेंजेस आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में। अब MSP से रिलेटेड एक और पॉइंट हम कवर अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है हम कुछ कमेटीज़ की बात करेंगे और फिर जो सेशन है उसको रैप अप करेंगे। अब नेक्स्ट आता है MSP न्यूज़ में क्यों है, और MSP के ऊपर क्या क्या बातें एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको सबसे पहली बात तो ये प्रोसेस आएगा, और दूसरी बात एग्ज़ाम में आपको एक आएगा कि MSP कैलकुलेट कैसे की जा सकती है, कैसे की जाती है। बिकॉज इस पर काफ़ी सारा डिबेट चल रहा है इस समय कि MSP कितनी मिलती है, नहीं मिलती है, या मिलती है तो ये क्या ये कम है, और एक कुछ कमेटीज़ भी उससे बनी, उन्होंने कितना रेकमेंड किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। तो ओवरव्यू लेंगे, जैसे कि MSP पे बनी हुई सबसे पहले जो आपकी कमेटी है उसको MS स्वामीनाथन कमेटी बोलते हैं। सबसे पहली तो नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जिसका भी न्यूज़ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नाम याद रखना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज एसोसिएटेड विद द योर एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम, या फिर एग्रीकल्चर मार्केट इंटरवेंशन, या फिर डायरेक्टली मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यही पूछ लेते हैं आपसे। तो आप क्या लिखोगे, MS स्वामीनाथन कमेटी। अब ये इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि हमने जो है MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन मान ली है, और कमेटी ने क्या बोला था कि फार्मर की जितनी भी लागत आती है आप उसका डबल उसको पे करें। अब उसको MSP जो आप दाम ले रहे हो, जो रेट ले रहे हो, उसका डबल होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला, हमने बात मान ली, लेकिन इसमें एक कैच था। MS स्वामीनाथन कमेटी ने इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड की थी। क्या था वो, कि सबसे पहले कि MS स्वामीनाथन कमेटी ने ये देखा कि क्या क्या लागत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस चीज़ में लागत लगती है किसान की किसी भी चीज़ को उगाने में। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि पहली लागत आती है जो चीज़ें आप अपनी जेब से जिन चीज़ों के लिए खर्च रहे हो, जैसे कि बीज खरीदने में, फर्टिलाइज़र लेने में, पेस्टिसाइड एंड ऐसी ही और चीज़ों पे आपका डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि फार्मर अपनी जेब से पैसा निकाल कर सीड खरीद रहा है, फर्टिलाइज़र खरीद रहा है, ये दिख रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो पहली बात, इस पर तो कोई शक नहीं है, ये तो आपका कॉस्ट आ ही रहा है फार्मर का। दूसरी बात, इस कमेटी ने एक और चीज़ ऐड की, दैट इज़ फैमिली लेबर, दैट इज़ वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, FL बोलते हैं इसको। ये वर्ड्स भी याद रखना, A to FL। अब FL क्या था कि देखो, ये तो जेब से जा रहा पैसा, लेकिन अब ये सोचो अगर ये फार्मर अगर एग्रीकल्चर ना करके कुछ और कहीं पर लेबर का काम कर लेता तो ये कॉस्ट तो नहीं पड़ता,
साथ ही साथ उसको सैलरी मिल जाती, वेजेस मिल जाते, चाहे दिहाड़ी पे कहीं पे काम करता। तो एक वेजेस उसको कहीं पर सेक्रीफाइस कर रहा है ये काम करने के लिए, ठीक है। तो वो भी एक कॉस्ट है, उसकी फैमिली पूरी की पूरी फैमिली इस खेत में अगर जुड़ी हुई है तो वो भी उसका एक लेबर का भी काम है, लेबर भी लग रही है। तो वो लेबर कहीं और करता तो पैसे भी कमा सकता था, तो वो भी एक कॉस्ट का पार्ट हुआ। तो MS स्वामीनाथन कमेटी ने इसको भी एक पार्ट ऑफ कॉस्ट माना और बोला कि एक तो जो जेब से खर्चा हो रहा है, एक्चुअल पेड आउट एक्सपेंसेस प्लस फैमिली लेबर, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। और तीसरी चीज़ उन्होंने बोला, ये तो दो चीज़ें हो गई जो आपको दिख रही हैं। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं दिखती कि फार्मर का खर्च जिस पे आता है, जैसे वो है जैसे कि लोन, कि जो उसने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है। यहाँ तो लोन से लिया हुआ पैसा जाता हुआ दिख रहा है ना। अब वो 10,000 रुपये का लोन लेके आया, 2,000 रुपये की सीड ले लिए, आपका 2,000 रुपये के फर्टिलाइज़र ले लिए, पानी के लिए बिजली का बिल दिया एंड ऑल, वो उसका 8,000 का खर्चा आ गया या 10,000 का खर्चा आ गया। लेकिन ये तो 10,000 दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है इसके पीछे वो ये कि इस लोन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो MS स्वामीनाथन कमेटी ने बोला इस इंटरेस्ट को भी प्लस करो, और हो सकता है ये जिस ज़मीन पर खेती कर रहा है वो रेंट पे ली हो, तो उस रेंट को भी ऐड करो, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि अगर वो खेती किसी और को देता बटाई पे या फिर रेंट पर, तो वहाँ से जो है कमाई होती तो वो भी ऐड कीजिए। एंड ऐसे ही आप और ऐड कीजिए फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, कि इसके अलावा जो और खर्चे हो रहे हैं उसके इस खेत के ऊपर। तो MS स्वामीनाथन कमेटी ने तो रिकमेंड किया था कि आप ये जो 3 डायमेंशंस हैं, इन तीनों को इंक्लूड करके जो आपके पास वैल्यू आता है वो कम से कम उस पर आप बेनिफिट दे दीजिए और वो ही MSP होगा। तो अगर यहाँ पे आपकी लागत आई 200 रुपये, हम मान लेते हैं पर क्विंटल की बात करें, 200 रुपये अगर यहाँ पे लागत आई, 100 रुपये हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें और 100 रुपये हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें, तो ये टोटल आपका जो बनेगा वो 400 बनेगा। तो MS स्वामीनाथन कमेटी ने बोला कि आप इसको इंटू 2 करिए और ये आपका MSP होना चाहिए। तो मतलब MSP कितना होना चाहिए, 800। और ये 800 क्यों, ताकि फार्मर के पास अल्टीमेटली कुछ कमाई भी आए, तो दिस वॉज वट MS स्वामीनाथन कमेटी हैज सजेस्टेड। एंड अगर एटलीस्ट इंटू 2 नहीं तो एटलीस्ट 1.5 तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट 1.5 तो होना ही चाहिए। तो हम 400 को जो है इंटू अगर 1.5 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है ये आपके पास कितनी आएगी, 600। तो एटलीस्ट 600 तो पे कीजिए। ये था MS स्वामीनाथन का कमीशन का रिकमेंडेशन। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला हमने तो कर दिया अप्लाई। कैसे, उन्होंने बोला हम डबल दे रहे हैं। अब डबल देने का उनका कैलकुलेशन ही अलग है, ठीक है, ये समझना, बिकॉज एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसको तो काउंट ही नहीं किया, इसको काउंट नहीं किया, उन्होंने काउंट किया सिर्फ ये A2 और FL, ये दो चीज़ें काउंट की। और ये कितनी बनती है आपकी, 300। ये दोनों अगर मिला लो आप तो 300 बनता है। और इस 300 को उन्होंने 1.5 कर दिया, तो आपके पास कितना अमाउंट आ गया, आपके पास कितना अमाउंट आ गया, दैट इज योर दिस इज योर 450, ये अमाउंट आ गया। अब ये तो बात बड़ी अटपटी सी लग रही है कि गवर्नमेंट बोल रही है डबल कर दी, लेकिन डबल तो है नहीं, डबल तो 600 होता है। तो क्योंकि उन्होंने C2 नहीं इंक्लूड किया। तो यही सारी अभी जो लड़ाई है वो इस C2 एक्सपेंस को इंक्लूड करवाने के लिए, ठीक है। यही इसीलिए फार्मर बोल रहे हैं कि हमें MS स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे MSP मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये MSP की जो डिमांड है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस। एंड जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है वो 1.5 है ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो डी बेस्ड ऑन A2 एंड FL। बट MS स्वामीनाथन कमेटी ने इससे भी ऐड करने के लिए बोला था, वही अभी आपका मेन कंसर्न है। क्लियर हो गया ये पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट योर कमीशंस। अब कमीशंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे कमीशन आती है वो MS स्वामीनाथन कमीशन एग्जाम में रहेगी इंपॉर्टेंट। तो इसकी कुछ रिकमेंडेशंस है वो आप देख लेना। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एक बार कीवर्ड्स भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये कमेटी बनाई गई थी 2000। इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत वास्ट स्टडी किया,
तो आपका 2004 से लेके 2006 के बीच में कई सारी रिपोर्ट्स आएंगी, 5 रिपोर्ट बेसिकली इनकी आई, और उसमें इन्होंने हर एक चीज़ पे काम किया कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देना है, फार्मर को जो डिस्ट्रेस होता है लोन की वजह से या जो आत्महत्याएं भी हो रही हैं फार्मर की वो क्यों हो रही हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया। एग्रीकल्चर में हम क्या ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ ला सकती है, क्या स्कीम ला सकती है फूड प्रोसेसिंग में, लैंड के लिए, फार्मर के लिए, आपका फूड प्रोसेसिंग, फूड मैनेजमेंट के लिए और फिर मार्केटिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने बहुत सब रिकमेंडेशन दिया है। पहले तो इन्होंने बोला कि फार्मर क्यों स्ट्रेस में रहता है उसके पॉइंट दिए, एंड ऐसे ही इन्होंने फिर कई चीज़ें रिकमेंड की, जैसे एमएसपी की बात अभी हम कर रहे थे वो इन्होंने रिकमेंड किया। तो ये इनकी रिकमेंडेशन का पार्ट है। एंड जो फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइजेस है ये भी हम साथ में पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइजेस है ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसमें बिकॉज ये अंडरस्टैंडेबल है। फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइजेस क्या होते हैं? एक तो हमने बात किया कुछ जैसे 24 फूड आइटम्स हैं वहाँ पे तो गवर्नमेंट ने आपको एमएसपी दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जिस पे गवर्नमेंट एमएसपी नहीं अनाउंस करती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस पे एक आपको प्राइस अनाउंस किया था, उस प्राइस को हम बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइजेस। और ये आप स्पेसिफिकली देते हो शुगर केन के लिए, ये आप देते हो स्पेसिफिकली शुगर केन के लिए। और ये देना किसको होता है? ये आपका जो शुगर केन मिल्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनको देना होता है, विच द शुगर मिल हैव टू पे टू द फार्मर फॉर देयर शुगर केन। सो ये काम कैसे करता है कि यूनियन गवर्नमेंट एक FRP अनाउंस करती है, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइजेस। स्टेट गवर्नमेंट इस प्राइस को देखते हैं एंड अगर उनको लगता है कि इससे ज़्यादा वो देने की हैसियत रखते हैं तो वो इस प्राइस को बढ़ा के दे देते हैं, अपने अनाउंस कर देते हैं। और फिर ये जो मिल ओनर है ये इससे कम नहीं दे सकता फार्मर को इस शुगर केन के एज अ प्राइस, ठीक है, इससे कम नहीं दे सकता। तो इसी को बोला जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइसेस। ये कीवर्ड याद रखना आपको एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो आता है दैट इज सेंट्रल इशू प्राइस। अब सेंट्रल इशू प्राइस क्या है? इज बेसिकली जो फार्मर से आपने एमएसपी पे जो जिस भी रेट पर एमएसपी पे जो भी जिस भी दाम देकर आपने जो अनाज एक्वायर किया या प्रिक्योर किया, उस अनाज को अब आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो कि वो अपने गरीब तबके वाले जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन तक ये अनाज पहुंचाएं। तो जिस प्राइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये अनाज प्रोवाइड करेगी उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस, सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है। तो इसको बाकी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इस यहाँ स्टेटमेंट से, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया? क्लियर है पॉइंट? इसको थोड़ा सा रीड कीजिएगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। CIP में ये सिंपली कुछ नहीं है, ये बस ये है कि आपने जो अनाज प्रिक्योर किया जाए, FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो आपने अनाज प्रिक्योर किया उसको अब आपको फर्दर ये प्रोवाइड करना है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने लोगों तक पहुंचा सकें। तो जिस रेट पर गवर्नमेंट ये अनाज इनको देती है वो उसी को ही CIP कहते हैं। एंड CIP में एक और ख़ास बात है कि ये हमेशा कम रहता है, ये हमेशा कम रहता है जो भी कॉस्ट गवर्नमेंट का आया, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। बिकॉज एक तो MSP का दाम दिया आपने, उसके बाद आप गोडाउन का भी कॉस्ट आएगा, गोडाउन में रखने का, फिर इसको दूसरी स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करने का भी कॉस्ट आएगा। तो ये सारी कॉस्ट मिला के जो वैल्यू आता है वो उसे इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। और इस इकोनॉमिक कॉस्ट को जो है स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं थोपा जाता, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उनको कम रेट पे ये चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि स्टेट के जो रेवेन्यू है उस पर भी बर्डन ना आए और लोगों तक सस्ता अनाज जो है पहुंच सके, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो आपका कम रहता है इस कॉस्ट से। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये और कुछ नहीं है, जो राशन कार्ड स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट्स की, ये उसी का ही नाम है, ठीक है। नाउ अब जो PDF सिस्टम है ये हम कल कवर अप करेंगे, क्योंकि साथ कुछ एसोसिएटेड आपकी कमेटीज़ भी हैं, ये हमने कवर अप करना है। सो कमेटीज़ भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा दैट इज़ अबाउट द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसको बहुत ध्यान से हमने करना है डिटेल में, बिकॉज ये आपका जैसे हमने स्टार्टिंग बोला काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो आप अपना ये पोर्शन, ये वाला पार्ट देख लीजिएगा लेक्चर का, और उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा। एंड मेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको अपना मेल आईडी दे रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स जो लेक्चर सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं और जो भी सीरियसली चाहते हैं कि उनका ये जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर हो, मैं चाहूँगा उन सीरियस स्टूडेंट को हम अलग से सपोर्ट दें।
तो ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट देने के लिए मैं उनको मेल आईडी दे रहा हूँ। आपको जो भी डाउट होगा डायरेक्टली मुझे मेल कीजिएगा, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज कंसर्न। मेरा मेल आईडी है wisdom.deepak@gmail.com। दिस इज deepak@gmail.com। ठीक है, मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा जो भी डाउट आपको लेक्चर के रिलेटेड आता है, कुछ भी फर्दर आप पूछना चाहते हो स्टडी के रिगार्डिंग, इकॉनमी के सेक्शन के रिगार्डिंग, तो मुझे आप इस पर मेल कर दीजिएगा। मैं आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करूंगा आपके क्वेरीज़ का। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में जो आपकी जिस लगन से आप लगे हो वो उतना ही सपोर्ट हम भी आपको कर सकें। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है, इसका मतलब ये नहीं कि राजमोत्रा इंस्टीट्यूट किसी वजह से सपोर्ट में कोई कमी छोड़ेगा। हम हर एक सीरियस स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट देंगे। तो अब मुझे इस पर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सारे टॉपिक आज के। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके अब फर्दर टॉपिक जो रहे हैं हमारे, स्पेसिफिकली फूड मैनेजमेंट वाला पोर्शन, जिसमें हमने कुछ कमेटीज़ करनी है, एंड देन फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ही रिलेटेड जो आपके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, जिसको एग्री रिफॉर्म्स बोलते हैं, अभी जो रिसेंटली न्यूज़ में है, ये भी हमने कवर अप करने हैं। So this is the important part which will be covered in our coming lecture. ठीक है, तो this is all for today. We'll see you in the next session. Thank you so much.